वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा की रेवाड़ी इकाई की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय जाट धर्मशाला में पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत की सांस्कृतिक एकता का भावपूर्ण उत्सव मनाते हुए वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा की रेवाड़ी इकाई की ओर से सोमवार शाम को रेवाड़ी के हुड्डा बाईपास स्थित जाट धर्मशाला में स्वागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हरियाणा के शैक्षणिक भ्रमण पर आए पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के सम्मान में किया गया। कार्यक्रम में गुरुग्राम मंडल कमिश्नर आरसी विधान ने बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। वहीं राज इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षकगण स्वागत की भूमिका में रहे, जबकि मंच संचालन संजय की ओर से किया गया। आपको बता दें कि वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से रविवार को गुरुग्राम में, सोमवार शाम को रेवाड़ी में तथा मंगलवार शाम को बावल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि एवं वक्ता गणों ने अपने अपने विचार और अनुभव साझा करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। वनवासी एक कंसेप्ट जो है कि हमने आदिम काल में बना लिया है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, इस धरती पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका पूर्वज कभी जंगल में आया था। सारे जंगलों से निकले। फर्क इतना है कुछ पहले निकले, कुछ निकलने लगे। लेकिन समस्या ये है कि उससे जो हमने सीख ली वो सीख नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ छोटी सी। 1998 से पहले अंडमान निकोबार में एक जनजाति है। जिन जनजातियों के लिए जंगलों में रहते हैं, वनवासी मार्ग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चारवां नाम की जाति, एक छोटी सी ट्राइब, छोटा सा आदिवासी समाज। 1998 से पहले आधुनिक समाज के संपर्क में नहीं था, अलग ही रहते थे। आगे तो एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर उस जारवा जाति का एक लड़का जो है विटनेस था, गवाह था, जिसने उस एक्सीडेंट को होते हुए देख लिया। उसके ऊपर मुकदमा चलाया, तो गवाह के तौर पर उस जारवा जाति के लड़के को पेश किया गया। तो हमारे वकील साहिबान तो प्रश्न पूछने में बड़े माहिर होते हैं। उससे प्रश्न पूछेंगे, उसने जवाब दे दिए। उसे कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो जो उसने जवाब दिया वो सुनने लायक है। हमारे यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ नाम का शब्द ही नहीं है। तो झूठ जो है और असत्य जो है हमारे इस आधुनिक समाज की खोज है। हमने इसको अपना लिया। तो इन आदिवासी लोगों से, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं, इनसे सत्य बोलना दोबारा सीखे। अगर हमने सत्य बोलना सीख लिया तो जितनी हमारे अंदर बीमारियां हैं, जितनी व्याधियां हैं, जितना समाज टूट रहा है, जितना परिवार टूट रहा है, सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी जिसने सारे समाज को दूषित कर दिया। हम अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, हमने कैसे सच बोलना जो कभी संभव ही नहीं। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से झूठ बोलना सिखाया। रही
वनवासी आदिवासियों को समाज के साथ जोड़ने, अगर उन्हें साथ रखोगे तो सभी जुड़ जाएंगे। तो किसी भी तरह से दूसरे लोगों से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। अगर कोई अंतर है तो यह है कि उन्हें हमने पूर्ण अवसर नहीं दिए। जिसे अवसर मिलेगा वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अगर उसी की भाषा में किसी को उसी की भाषा में सिखाया जाए तो जल्दी सीख जाता है। दूसरे की भाषा में सिखाया जाए तो उसे पहले भाषा सीखनी पड़ती है, फिर भाषा में समझना पड़ता है, समझ कर फिर सीखना पड़ता है। जैसे कि पिछले काफी समय पहले कभी अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी तो अपने संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति को अपनाओगे, पीछे रहेगा। तो अपनी भाषा के अंदर बात करनी चाहिए, अपनी भाषा को अपनाना चाहिए, असत्य आचरण करना चाहिए। ये हमें आदिवासी लोगों से सीख लेना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि अपने उन आदिवासी लोगों को भी झूठ बोलना सिखाते हैं। उनसे सीखने की बजाय अपनी बीमारियां उनको देने लगते हैं। अंग्रेजों की जब बात करते हैं कि जब आदिवासी समाज के साथ उनका संपर्क होता था तो उस समाज को खत्म करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका था, बाहर की सारी बीमारियों के अंदर पहुंचा देते थे। उस समाज के अंदर बीमारियों से निपटने का कोई जरिया नहीं होता था क्योंकि बीमारियां नहीं मर जाती। अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी जनजाति एक अंग होते थे, आज के वो सारे खत्म हो गए। उस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात के ऊपर अवश्य जाएंगे कि हमें उन्हें अपना अंग मानना चाहिए और अपना अंग मानकर साथ रखना चाहिए। उनके पर दया के भाव से नहीं या कृपा के भाव से नहीं, बल्कि सहयोग के भाव से उन्हें अपना मानते हुए साथ रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अपने गुण होते हैं और हर गुरेश कह सकते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सबके अपने अपने गुण। जो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंगोल जाति जिसे मंगोलायन कहते हैं, उसके जो छोटे कद के होते हैं तो छोटे कद के अंदर ही अधिक ताकत आ जाती है, इसीलिए बढ़िया वेट पैदा होते हैं। अच्छे प्लेयर पैदा हो सकते हैं। आदिवासी लोगों के अंदर जो गुण है अगर उनको अपनाए तो दूसरे लोगों से अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। अगर उनको अच्छे वातावरण को दिया जाए तो वो अपने दिमाग का और अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबको इकट्ठा करके जब आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ज़्यादा उसके अंदर अलग से कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इकट्ठा होकर इकट्ठे होकर एक साथ रहना है और इकट्ठा और एक साथ रहकर रहेंगे, एक दूसरे के विचारों के साथ आदान प्रदान करेंगे तो अपने आप जुड़ेंगे और अपने आप जुड़ेंगे तो हमारे समाज में जो बीमारियां व्याधियां आई हुई है वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, सहयोग से सब खत्म हो जाएगा। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा क्योंकि उसके बाद जो इसेंस है, जो बात है वो धूमिल हो जाती है, उसका सार खत्म हो जाता है, लोगों को याद नहीं रहती। एक बारी में एक ही बात करनी चाहिए। मेन इशू यही है कि सत्य बोले, सहयोग करें और प्यार से रहे, एक दूसरे को अपने साथ जोड़े। परिवार के अंदर जो है कि सहयोग करें, परिवार अपने पड़ोसी के साथ में सहयोग करे तो जो समाज के अंदर परिवार टूट रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और अपनी संस्कृति को बाहर की बजाय अपने घर में बढ़ावा देंगे तो संस्कृति चारों तरफ फैल जाएगी। समस्या यह है कि अपनी संस्कृति को अपने घर के अंदर ही कायम नहीं कर पा रहे आज के दिन। अगर हम अपने घर में कायम कर लेंगे तो उसको देखकर सभी सीख जाएंगे। इसलिए घर के अंदर अपनी संस्कृति को कायम करने के लिए डरना नहीं चाहिए। आजकल लोग डरते हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, कुछ कर लिया तो क्या करेंगे, ऐसा डर के माता पिता कामयाब नहीं हो सकते, फिर बुढ़ापे में दुखी होना पड़ता है। ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है कि दुखी होते रहे।
कम खा पी के रह लो, लेकिन खुशी से रह लो तो आधी बीमारियां ठीक रहेंगी, नहीं तो डॉक्टरों के पास बैठे रहोगे और सारी दवाई डॉक्टरों में दे जाओगे। नई कमाई की बात आज तक जितनी दुनिया हुई है, मुगल काल में अकबर बादशाह हुए हैं, उनके पास जितनी धनराशि थी उसकी जब कैलकुलेशन की गई आज के अनुसार तो कितना उनके पास पैसा था आज तक किसी धरती में किसी के पास नहीं हुआ और होने की भी संभावना नहीं है। लेकिन उसका ये नहीं पता कि उसका पूर्वज आज के दिन कहाँ पर है। तो स्थायी कुछ नहीं है, सताई है ये जो जीवन है, इसमें जीवन प्रियम खुश रहे लो। अगर आप खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे और हमारी परंपरा ये कहती दोबारा फिर जन्म होगा तो अच्छा जन्म होगा, दुखी होकर जाओगे तो दुखी होकर ही आओगे। इसलिए खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो, अपने दोस्तों को खुश रखो, समाज को खुश रखो और एक दूसरे का सहयोग करो। इन्हीं बातों के साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन को बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो और उनके सभी भाई बंधुओं पड़ोसियों को जीवन हमेशा खुशमय रहे, समृद्धिशाली बढ़े और हमेशा संतोष के साथ जिए। धन्यवाद। मेरा नाम जय भगवान है। मैं कल्याण आश्रम का पूर्णकालीन कार्यकर्ता हूँ। पूर्णकालीन कार्यकर्ता उसे कहते हैं जो अपना पूरा समय संगठन कार्य में संगठन की योजना से लगाता है। वर्तमान में मेरे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ऐसे 6 प्रांतों का नगरों में जो कार्य चलता है उसका मैं देखा। वर्तमान आज जो कार्यक्रम आपने देखा, इस कार्यक्रम का हमने नाम रखा है पूर्वोत्तर छात्र सामाजिक समरसता यात्रा। ये जो बच्चे भिवानी से आए हैं वो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से आकर के शिक्षा व संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए ऐसी यात्रा का आयोजन हमने किया है। पहला कार्यक्रम हमारा 7 तारीख को जो है फरीदाबाद में रहा, 8 तारीख को गुरुग्राम में हो गया। आज हम आपके बीच है, कल बावल में जाने वाले हैं। आखिरी कार्यक्रम हमारा 19 तारीख को इसमें हांसी में होने वाला है। इस कार्यक्रम की एक मुख्य जो विशेषता है, इन बच्चों को हम परिवारों में ठहराते हैं। परिवार में बच्चा जाएगा, भोजन करेगा, अपना परिचय देगा, सामने से परिचय लेगा। उसका एक उद्देश्य ये भी है, उस बच्चे को लगना चाहिए कि रेवाड़ी में भी मेरा अपना एक परिवार। पूर्वोत्तर राज्यों से जो आया है, यहाँ की संस्कृति नहीं मिलती, भाषा नहीं मिलती, यहाँ का खान पान नहीं मिलता, यहाँ तक के तापमान भी वहाँ 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ के उसके बारे में हम सोच सकते हैं, फिर भी वो यहाँ रह करके हमारी संस्कृति को एडॉप्ट कर रहा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ रह करके ये जो बच्चे हैं, जो 43 बच्चे हैं, 43 गाँवों से आए हैं, यहाँ हिंदू समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए एक एम्बेसडर बन करके अपने क्षेत्र में जाएंगे, हिंदुत्व और हिंदू उसके लिए ये सब काम करेंगे। बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा, सक्षम बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन राष्ट्र के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। समाज ने मुझे इस योग्य बनाया है, मैं समाज को क्या लौटा सकता हूँ। इस भाव, कर्तव्य भाव को लेकर के बच्चा अपने क्षेत्र में जाता है। आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लिम्बाराम जो खेल में ओलंपिक में जिसने पदक जीता, अभी एक एम्स में हमारा एक बच्चा जिसने MBBS पास किया त्रिपुरा का, वो एम्स में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ऐसा करके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताने के लिए। मेरे पास तो एक और भी अच्छा उदाहरण है, भिवानी का एक छात्र +2 करके जब राजस्थान इसमें नागालैंड में गया, वहाँ जाते हैं उसको हिंदी टीचर का जॉब मिला। उसके बाद राजनीतिक लोगों ने उसको जा करके वहाँ चुनाव लड़ाया और आज वो नागालैंड सरकार में कैबिनेट मंत्री है। इस प्रकार के बहुत सारे जो है उदाहरण है जो समाज के लिए, समाज ये जो साधना हो रही है समाज के लिए, और ये समाज इसको कर रहा है। बच्चों का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही भाव है, एक ही कर्तव्य है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देना चाहिए। धन्यवाद।